हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे धन पूर्णांकों के योग को और इनकी कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं इनके बारे में। फिर देखेंगे धन पूर्णांकों के गुणन और इनकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं उनके बारे में। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं धन पूर्णांकों का योग। धन पूर्णांकों का योग। अब देखिए धन पूर्णांकों के योग को कैसे प्रदर्शित करते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास दो संख्याएं a और b हैं, दो धन पूर्णांक a और b हैं, तो इनके योगफल को a प्लस बी यानी कि ऐसे हम लोग डेनोट करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे दिखाते हैं। यही कहलाता है इन a और b का योगफल। ठीक है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं जिनमें से पहला है आपका संवरक नियम। संवरक नियम। अब देखिए संवरक नियम क्या कहलाता है। संवरक नियम का मतलब होता है कि एक ही नेचर की संख्याओं को जोड़ने पर उसी नेचर का संख्या मिले। जैसे अगर आप प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या में जोड़े तो प्राकृतिक संख्या मिले, ठीक है ना। अगर आप पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़े तो पूर्णांक मिले। अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं संवरक नियम। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हम दो संख्याएं ले लेते हैं, 2 और 5। अब देखिए 2 और 5 क्या है, ये दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 7, और ये भी 7 क्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है। तो यानी कि हम इसको बोलेंगे कि यह संवरक नियम का पालन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए इसी को हम लोग बोलते हैं संवरक नियम। यानी कि जिस नेचर का आप दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो उसी नेचर का आपको मिलना चाहिए, तब हम लोग उसको बोलेंगे संवरक नियम। अब दूसरा है आपका क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना, कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए क्रम विनिमय नियम क्या होता है और किसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम। देखिए क्रम विनिमय नियम होते हैं कि अगर दो संख्याओं के क्रम को बदल दें तो उनके मान में कोई अंतर ना हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रम विनिमय नियम। जैसे हम दो संख्याएं ले लेते हैं, 2 और 5। अब इन 2 और 5, जब 2 में 5 को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। अगर हम इनके क्रम को बदल दें फिर इनको जोड़ें तब भी हमको 7 ही मिलना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तो जरा देखा जाए इनके क्रम को बदलने पर, तो अब हम 5 को पहले कर दे रहे हैं और 2 को बाद में कर दे रहे हैं, तो ये हो गया आपका 7। देखिए हमने इसके क्रम को बदला तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आया, ठीक है ना। और ये कौन सी संख्या हमने लिया था, ये धन पूर्णांक लिया था। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि जो धन पूर्णांक संख्याएं होते हैं वह क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। जैसे कि यहाँ से आपको स्पष्ट हो रहा है। तो अगर हम लोग इसको व्यापक रूप में लिखना चाहें तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो धन पूर्णांक ए और बी हैं। तो ये जो धन पूर्णांक होती हैं क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। तो इनको कैसे आप लिखेंगे, a प्लस बी बराबर बी प्लस ए। आया बात समझ में। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए क्रम विनिमय, जरा इसको संधि विच्छेद आप करेंगे, क्रम क्रम मतलब जो पहले स्थान पर है और ये दूसरे स्थान पर, तो इनको हम लोग क्रम बोलेंगे। विनिमय, विनिमय का मतलब होता है बदल देना, एक्सचेंज कर देना, तो वही होता है क्रम विनिमय नियम। यानी कि अगर इनके क्रम को बदल दें तो इनके मान में कोई अंतर ना आए, तो अगर ऐसा होगा तो भी उसी को हम बोलेंगे क्रम विनिमय, ठीक है ना। यानी कि क्रम को आपस में बदल देना। तो ये जो धन पूर्णांक होते हैं इनके क्रम को आपस में बदला जाता है तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो धन पूर्णांक होते हैं वह क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ये आपका दूसरा नियम था, ठीक है। अब तीसरा नियम है साहचर्य नियम। तीसरा है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, अब देखिए साहचर्य नियम क्या होते हैं। साहचर्य नियम में हमेशा 3 संख्याओं को लिया जाता है। कितनी संख्याओं को, 3 संख्याओं को। और इनके नियम क्या है, देखिए इन 3 संख्याओं में पहले 2 को एक साथ जोड़ने के बाद फिर तीसरे में जोड़िए, या फिर लास्ट वाले 2 को यानी कि दूसरे और तीसरे को जोड़ने के बाद फिर पहले को जोड़िए। तो अगर इन दोनों स्थितियों में दोनों का मान बराबर आता है तो हम कहते हैं कि यह साहचर्य नियम का पालन करते हैं। अर्थात मान लीजिए हमारे पास 3 संख्याएं हो, 3, 5, 8, ठीक है ना। अब पहले हम क्या करें, एक बार इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर इसको जोड़ें, और दूसरी स्थिति में क्या करें, इन दोनों को जोड़ने के बाद तब हम इनको जोड़ो। तब देखिए हमको क्या मिल रहा है, अगर दोनों स्थितियों में मान बराबर आएगा तब हम लोग बोलेंगे कि यह साहचर्य नियम का पालन करते हैं। तो साहचर्य नियम यही होता है कि प्रथम 2 को जो मतलब पहले 2 को जोड़ने के बाद फिर तीसरे को जोड़िए, चाहे लास्ट को 2 को जोड़ने के बाद फिर पहले को जोड़िए, तो ये बराबर आना चाहिए। यही साहचर्य नियम होता है। तो जरा देखा जाए कि ये जो धन पूर्णांक होते हैं साहचर्य नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो पहले जब 2 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 8। अब पहले 2 को जोड़ने के बाद फिर हम तीसरे को जोड़े हैं तो अब 8 और 8 मिल करके 16 हो जाएगा।
अब देखिए, अब लास्ट वाले 2 को जोड़ रहे हैं, तो लास्ट वाला 2 यही है ना, 5 और 8, तो ये आपका हो जाएगा 8 5 13। अब इस 13 में 3 जोड़ें तो हमको मिल जाएगा 16। तो देखिए, पहले 2 को जोड़ने के बाद हम तीसरे को जोड़ रहे हैं तब भी हमको 16 ही मिल रहा है, और या फिर लास्ट वाले 2 को जोड़ने के बाद फिर पहले को जोड़े तब भी हमको 16 ही मिल रहा है। तो यानी कि ये कौन सी संख्याएं थी, ये धन पूर्णांक थी। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि जो धन पूर्णांक होते हैं वह साहचर्य नियम का पालन करते हैं। आया बात समझ में? तो ये था आपका तीसरा नियम, साहचर्य नियम। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें व्यापक रूप में तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए हमारे पास 3 संख्याएं ए, बी और सी हैं, तो इसको लिखेंगे हम ए प्लस बी, यानी कि पहले 2 को जोड़ने के बाद फिर तीसरे को जोड़ें, या फिर लास्ट वाले 2 को जोड़ने के बाद फिर पहले को जोड़ें, यानी कि बी प्लस सी में ए को जोड़ें, तभी ये दोनों ही स्थितियों में मान बराबर आते हैं। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ये साहचर्य नियम का पालन करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे एक बात और हम आपको बता दें कि जो जिस नियम का पालन करता है हम लोग उसी के बारे में अध्ययन करते हैं, जो नियम का पालन नहीं करता है उसके बारे में अध्ययन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं इसका मतलब वही बस उसका पालन करते हैं, बाकी नहीं पालन करते हैं, इसीलिए हम लोग उसका अध्ययन नहीं करेंगे। आया बात समझ में? जैसे शुरू में ही हमने बताया कि आज हम लोग देखेंगे कि संख्याओं के योग के गुणधर्म और गुणन के गुणधर्म। अब इसका मतलब हमने व्यकलन का यानी कि अंतर का और भागफल का नाम नहीं लिया, इसका मतलब वो इनका पालन नहीं करते हैं, इसीलिए वो उनके बारे में हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे। ठीक है ना? अब चलिए चौथे नियम पे चलते हैं। चौथा नियम है आपका निरसन नियम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 5 + 3, ठीक है ना? अगर हम 5 + 3 लिखा और यहाँ पर भी हमने लिख दिया, अच्छा इसको व्यापक रूप में ऐसे लिखना चाहें, a + b बराबर a + c, तो अगर दोनों पक्षों में एक जैसी संख्याएं होती हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं। ठीक है ना? तो वही जब हम निरस्त करते हैं वैसी उसी निरस्त शब्द से आया है निरसन। ठीक है ना? यानी कि खत्म कर देना। तो देखिए, इस दोनों में मतलब बराबर के दाहिने साइड और भी और बाएं साइड और भी, ये ए इधर भी है, ए इधर भी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कैंसिलेशन। यानी कि अब चूंकि ये जो धन पूर्णांक होते हैं ये कैंसिलेशन लॉ का पालन करते हैं, अर्थात अगर दोनों तरफ एक जैसी संख्याएं होती हैं तो उनको हम लोग निरस्त कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो अगर इनको खत्म करेंगे तो ये बचेगा क्या, इधर बी और इधर बचेगा सी। तो अब जरा देखिए, ये जो हमने खत्म किया वो किधर से किया, बाएं तरफ से किया। इस बराबर के बाएं तरफ जो संख्या था उसका भी बाएं पक्ष में ए था, मतलब बाएं तरफ ए था, और दाहिने पक्ष में जो था उसके भी बाएं तरफ ही ए था। तो हमने इसको खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने की वजह से ये क्या हो गया, निरसन, यानी कि निरस्त कर दिया, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया निरसन। और चूंकि बाएं तरफ ये खत्म हुआ इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बायां निरसन। ठीक है ना? तो ये जब खत्म हुआ है ये किस नियम के कारण खत्म हुआ है, तो ये बायां निरसन के कारण खत्म हुआ है, बायां निरसन नियम के कारण। आया बात समझ में? वैसे ही अगर मान लीजिए ऐसे होता a + b बराबर c + b, तब यहाँ पे क्या खत्म होता है, एक जैसा है दोनों पक्षों में क्या है, तो b है, तो b और b खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, a, और यहाँ पे बचेगा c। तो ये देखिए a बराबर c हो गया। लेकिन जो निरस्त हुआ है वो किधर है, दोनों पक्षों में दाहिने तरफ दिख रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं दायां निरसन नियम। आया बात समझ में? तो ये निरस्त तो हुआ है लेकिन दाहिने तरफ का निरस्त हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे दायां निरसन नियम, दायां निरसन नियम। आया बात समझ में? अब चलते हैं पांचवें नियम की तरफ। पांचवा है आपका योगात्मक तत्समक। अब ये योगात्मक तत्समक क्या होते हैं, या फिर किसको हम लोग योगात्मक तत्समक बोलेंगे? तो देखिए, ऐसी संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने पर उसके मान में कोई अंतर ना हो, तो ऐसी संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, योगात्मक तत्समक बोलते हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में जोड़े तो उसके मान में कोई अंतर ना हो? तो ऐसी केवल एक ही है संख्या, वो है 0। देखिए, 0 को आप किसी भी में जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, जो संख्या रहेगा वही संख्या मिलेगा। इसीलिए 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, योगात्मक तत्समक बोलते हैं। ठीक है, ये पांचवा था। अब आते हैं छठवें पे। अब छठवां है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम। अब ये योगात्मक प्रतिलोम क्या है?
ऐसी संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने पे 0 मिल जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, योगात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या 2 है, अब हम ऐसे 2 में क्या जोड़ें कि हमको 0 मिल जाए, तो स्वाभाविक सी बात है 2 का नेगेटिव हमको जोड़ना पड़ेगा, तभी जा करके इनका योगफल हमें 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए योगात्मक प्रतिलोम जब भी हम लोग निकालते हैं तो संख्या तो वही रहता है, बस चिन्ह को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, तो वही हमको पता चल जाता है कि यही उसका योगात्मक प्रतिलोम है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हमको लिखना हो कि ए का योगात्मक प्रतिलोम, इसको इधर लिख देना सामने ही, तो ए का योगात्मक प्रतिलोम, तो जब ए का योगात्मक प्रतिलोम हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, -a, क्योंकि ए में -a जोड़ने पर ही हमको 0 मिलेगा, इसीलिए ए का योगात्मक प्रतिलोम -a बन गया, ठीक है। तो जब भी हमको किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालना होगा, बस उस संख्या के आगे माइनस चिन्ह लगा देंगे तो हमको उसका योगात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा। अर्थात अगर हम इसको दूसरे भाषा में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि अगर हमको किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालना होगा तो उसके चिन्ह को बदल देंगे तो हमको उसका योगात्मक प्रतिलोम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा 6 नियम। ये किसके लिए था, तो ये धन पूर्णांकों के योग के गुणधर्म थे। अब हम लोग चलते हैं धन पूर्णांकों के गुणन पर। यहाँ पे सब इसको मिटा दे रहे हैं। व्याकलन इसके नियम का पालन नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, जो पालन करते हैं बस उन्हीं को पढ़ेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम लिख देते हैं धन पूर्णांकों का गुणन। अब देखिए जो धन पूर्णांकों के गुणन होते हैं उनको पहले कैसे प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए और बी दो धन पूर्णांक हैं, तो इनके गुणनफल को ए क्रॉस बी यानी कि ऐसे आप डिनोट करेंगे या ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है ना। या इसको एक डिनोट करने का एक और तरीका है, ऐसे इसके बीच में ऐसे बिंदी लगा देते हैं, ठीक है ना। तो अगर ए और बी कोई धन पूर्णांक हो तो उनको प्रदर्शित करने के ये 3 तरीके हैं, आप इन तीनों में से किसी एक तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। अब इनके नियम को देखते हैं। तो पहला है आपका संवर्ग नियम। तो जैसे योग के लिए था वैसे ही इसके लिए गुणा के लिए भी होगा कि अगर 2 धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो उनका गुणा करने पर भी हमको धनात्मक पूर्णांक मिलना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि यह संवर्ग नियम का पालन करते हैं। तो धन पूर्णांक के लिए यह संवर्ग नियम का पालन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 धन पूर्णांक 2 और 4 हैं, तो 2 और 4 हैं तो इनका गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो देखिए ये भी पहले धनात्मक था यानी कि प्राकृतिक संख्या था, ये भी प्राकृतिक संख्या, जब हमने इनका गुणा किया तो हमको प्राकृतिक संख्या मिल गया, तो यानी कि हम लोग इसको बोलेंगे कि यह संवर्ग नियम का पालन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी धन पूर्णांक संख्याएं होती हैं वह सभी के सभी संवर्ग नियम का पालन करती हैं। तो ये था आपका पहला। अब इसको अगर व्यापक रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो व्यापक रूप में लिखेंगे अगर ए और बी बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से तो इनका जो गुणनफल है ए बी वो भी बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। अगर तो ऐसा होगा तो हम लोग इसको बोलेंगे कि यह संवर्ग नियम का पालन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपका पहला था संवर्ग नियम। तो सभी के सभी धन पूर्णांक संवर्ग नियम का पालन करते हैं। अब दूसरा आते हैं, वो है आपका क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, तो ये जो आपके धन पूर्णांक होते हैं इनके गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। यानी कि ए में आप बी का गुणा करिए तब भी आपको उतना ही मिलेगा जितना बी में ए का गुणा करने पर मिलता है, ठीक है ना। तो ये आपके क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या 2 और 7 है, तो देखिए जब 2 में 7 का गुणा करेंगे तो हमको 14 मिलेगा, और अगर हम इसके क्रम को बदल दें, पहले 7 लिख दें बाद में 2 लिख दें, तब भी हमको गुणा करने पर 14 ही मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो धन पूर्णांक होते हैं वो धन पूर्णांक के गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। तो तीसरा नियम है आपका साहचर्य नियम। इसको मिटा देते हैं, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, तो जो धन पूर्णांकों के गुणन होते हैं वह साहचर्य नियम का पालन करते हैं। तो हमने बोला ना कि साहचर्य नियम के लिए हमेशा 3 संख्याओं की ज़रूरत पड़ती है। तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 3 संख्याएं ए बी सी हैं तो यह साहचर्य नियम का पालन करती हैं। तो पहले 2 का गुणा करने के बाद
आप तीसरे का गुणा करिए या फिर लास्ट वाले 2 का गुणा करने के बाद आप पहले में गुणा करिए, तो ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर आते हैं। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास 3, 5 और 9 ये 3 संख्याएं हैं। पहले हम इन दोनों का गुणा करते हैं, यानी कि 3 में 5 का गुणा करें फिर 9 का गुणा करें, तो देखिए कितना मिलता है। तो देखिए पहले इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 15 गुणे 9 और 15 9 135। तो हमको देखिए पहले 2 का गुणा करने के बाद फिर तीसरे में किए तो हमको 135 मिला है। अब हम क्या करेंगे कि लास्ट वाले 2 का गुणा करने के बाद फिर पहले में गुणा करेंगे, यानी कि 3 गुणे 5 गुणे 9 ऐसे करेंगे। तो ज़रा देखा जाए कितना मिलता है। तो यहाँ पे 3 गुणे 9 5 45 और 45 का 3 में गुणा करेंगे तो 135। तो देखिए पहले 2 का गुणा करने के बाद तीसरे में गुणा किए हैं तब भी हमको 135 मिला है, और लास्ट वाले 2 का गुणा करने के बाद फिर पहले में गुणा किए हैं तब भी हमको 135 मिला है। और जब हम लोग ऐसा करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं साहचर्य नियम। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो आपके धन पूर्णांकों के गुणन है वह साहचर्य नियम का पालन कर रहे हैं, यानी कि अपने मान में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये इसके नियम का पालन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो आपके धनात्मक पूर्णांक होते हैं वह धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल या फिर गुणन साहचर्य नियम का पालन करता है। आए बात समझ में। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे को। चौथा होता है निरसन नियम। निरसन नियम, तो निरसन नियम क्या होता है, तो वही है जैसे हम लोग योगफल में पढ़े थे कैंसिल हो जाते हैं, वैसे ही गुणनफल में भी कैंसिल हो जाते हैं। मतलब अगर ए और बी 2 संख्याएं हैं, इनका गुणनफल ए सी के बराबर हो, तो अगर दोनों तरफ एक जैसी संख्याएं होती हैं तो ये निरस्त हो जाते हैं। बस कंडीशन ये है कि जो संख्याएं निरस्त हो रही हैं ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो ये निरस्त नहीं होगा। ठीक है। तो 0 को छोड़ करके कोई भी संख्या हो, अगर वह दोनों तरफ है तो वह निरस्त हो जाती हैं। ठीक है ना। तो ये निरस्त हो जाएंगी, तो ये क्या मिलेगा आपको, इधर बी और उधर आपको बचेगा सी, तो ये बी बराबर सी हो जाएंगे। और फिर वही है कि ये जो निरस्त हुआ है यह बाएं तरफ से निरस्त हुआ है, बाएं तरफ दोनों में है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बायां निरसन बोलेंगे, बायां निरसन। और अगर ऐसे करके हो बी ए बराबर सी ए, तो यहाँ पे देखिए ए और ए निरस्त होंगे, तो इधर बचेगा बी और इधर बचेगा सी। तो देखिए जो निरस्त हुए हैं ये दोनों तरफ के दाहिने तरफ वाले निरस्त हुए हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दायां निरसन बोलेंगे, दायां निरसन नियम। आए बात समझ में। तो जो धन पूर्णांकों के गुणन होते हैं वह निरसन नियम का पालन करते हैं। अब 5वें पे आते हैं। तो 5वां है आपका गुणात्मक तत्समक। तो जैसे योगात्मक तत्समक के लिए था कि जिन संख्या को किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या मिले या फिर उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे के हम लोग योगात्मक प्रतिलोम बोलते थे। उसी तरह से ये आपका क्या है, गुणात्मक तत्समक, सॉरी उसमें योगात्मक तत्समक बोलते थे, और ये क्या है, गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक का भी यही होगा। उसमें क्या था, जब योगात्मक था तो जोड़ते थे तो मान में अंतर नहीं आता था, यहाँ पे गुणात्मक है तो गुणा करने पे अंतर नहीं आना चाहिए। तो इसकी ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको किसी भी संख्या में आप गुणा करें तो उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसी केवल एक ही संख्या, वो है 1। ठीक है ना। तो इसीलिए 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका किसी भी संख्या में गुणा करने पर कोई परिवर्तन ना हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। तो ऐसी केवल एक ही संख्या है, वह है 1। आप 1 का किसी भी संख्या में गुणा करिए उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक ना। तो इसलिए 1 आपका गुणात्मक तत्समक कहलाता है। अब 6वां देख लेते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, देखिए ये योगात्मक और गुणात्मक में तो एकदम रिलेशन है, समझ लीजिए। ठीक ना। तो जैसे योगात्मक तत्समक में क्या था कि जोड़ने पर कोई परिवर्तन ना हो, वैसे ही गुणात्मक तत्समक में क्या है कि गुणा करने पे कोई परिवर्तन ना हो। तो योगात्मक तत्समक में 0 था, जिसको आप किसी में भी जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। वैसे ही गुणात्मक तत्समक में 1 का गुणा किसी में भी करेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। अब आते हैं योगात्मक प्रतिलोम में। तो जब योगात्मक प्रतिलोम था तो क्या था कि ऐसी संख्या जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने पे 0 मिल जाए, यानी कि जो योगात्मक तत्समक था वो मिल जाए। उसी तरह से गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा, ऐसी संख्या जिसका किसी भी संख्या में गुणा करने पर क्या मिल जाए, हमको 1 मिल जाए, अर्थात यही गुणात्मक तत्समक मिल जाए। तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका गुणा करने पे हमको 1 मिलेगा। सपोज मान लीजिए हमने ए ले लिया, तो हम ए में किसका गुणा करेंगे कि हमको ए मिल जाए, 1 मिल जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके
प्रतिलोम से, यानी कि 1/a से गुणा करेंगे तभी जाकर के हमको 1 मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम किसी भी संख्या का जब गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो उसी का उल्टा कर देते हैं। तो अगर व्यापक रूप में लिखना चाहें तो a का गुणात्मक प्रतिलोम, तो a का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/a, ठीक है ना। तो जब जब आप 1/a में गुणा करेंगे तो हमको 1 मिल जाएगा, इसीलिए a का गुणात्मक प्रतिलोम वो 1/a होगा, ठीक है ना। तो ये रहा पूरा का पूरा धन पूर्णांकों के गुणन के गुणधर्म। तो जैसे योगात्मक उसके योग के लिए थे 6 गुणन, मतलब 6 नियम, उसी तरह से एक गुणन के लिए भी 6 नियम थे जिनको हम लोगों ने देख लिया।